Hello, now we are going to start the new topic, diffraction, and the chapter name is wave optics. Before this diffraction, we had learned about the interference, Young's double slit experiment, and we know the characteristic and the properties, how the bright and dark fringes are obtained on the screen, and what is the width of the fringes on the screen. We had learned about the coherent sources also and incoherent sources. What is the intensity maximum when the constructive interference takes place, that is 4I0, and the minimum intensity when the destructive interference takes place is 0. Means the intensity distribution curve we had seen in the case of interference, that is maxima at 4I0 and the minimum, that is 0. In between these two values the intensity distribute in the case of interference, and it also an example of law of conservation of energy. As we see that intensity is 4I0 maximum, and at the same time on the next point it is 0. Means whatever the intensity is appearing, that the same amount of intensity is disappearing also at the minima. जितनी एनर्जी मिनिमा पर कम हो रही है उतनी एनर्जी मैक्सिमा पर बढ़ जाती है, यानी कि इंटेंसिटी की वैल्यू अगर 0 है मिनिमा पर तो मैक्सिमा पर उसकी वैल्यू 4I0 हो जाती है, तो टोटल वैल्यू हमेशा सेम रहती है। और इस तरीके से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी प्रूव करता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू टॉपिक इन द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, डिफ्रैक्शन। As you know, the light is a wave, and the property of wave is to bend or to turn when any obstacle came in between. जब भी वेव के रास्ते में कोई रुकावट या कोई ऑब्स्टिकल आता है तो वेव अपने रास्ते को बदल देती है, रास्ते से मुड़ जाती है। ये एक वेव की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि लाइट स्ट्रेट चलती है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी था कि लाइट इज ऑलवेज टर्न इन स्ट्रेट लाइन, बट अब वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारी थ्योरीज को स्टडी किया। न्यूटन्स की थ्योरी थी कॉर्पसस थ्योरी, उसमें पार्टिकल के बारे में बताया। तो पार्टिकल में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है कि वो अपने रास्ते से टर्न कर जाए, लेकिन लाइट को अगर हम ना ध्यान दें, साउंड की तरफ ध्यान दें, तो हमको ये पता लगता है कि इफ़ वी आर सिटिंग इन अ रूम and in the next room there is a music system is playing, so we will hear that sound also in our room, but we are not able to see that instrument. मतलब कहने का यह है कि जो साउंड वेव उस इंस्ट्रूमेंट से, उस म्यूजिक सिस्टम से निकल रही है, वो दरवाज़ों से, खिड़कियों से टकरा करके मुड़ जा रही हैं और पूरे कमरे में फैल जा रही हैं। तो हम कमरे के किसी भी पार्ट में बैठ करके उस साउंड को सुन सकते हैं, बट इन द केस ऑफ लाइट ऐसा नहीं हो रहा है। अगर लाइट किसी दूसरे कमरे में जल रही है तो वो लाइट हमारे खिड़की या दरवाजे से एंटर करके पूरे कमरे में नहीं फैल रही, लेकिन फिर भी हमको ये दिख रहा है कि लाइट अगर किसी छोटे से एरिया से या किसी बहुत स्मॉल स्लिट से, बहुत स्मॉल होल से अगर गुजर रही है, तो हमको उसके आसपास जहाँ पर लाइट को सीधा हम जानते हैं सीधी जा रही है, लेकिन उसके अलावा भी लाइट उस एरिया में पहुँच जा रही है जहाँ पर लाइट को नहीं पहुँचना चाहिए, मीन्स थोड़ा सा वो बेंड कर रही है। तो लाइट का बेंड होना लाइट के वेव नेचर को शो करता है, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी है मुड़ने की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइट थोड़ी सी मुड़ जाती है, उस एरिया में पहुँच जाती है जहाँ पर लाइट का पार्ट नहीं है, जहाँ पर शेडो होना चाहिए था। अगर हम ये मान के चलते हैं लाइट सीधी चलती है तो किसी रास्ते में उसके रुकावट के आने पर हमको उसकी पीछे शेडो मिलनी चाहिए, लेकिन शेडो एरिया में भी लाइट का एंटर कर जाना ये लाइट के वेव नेचर को प्रूव करता है, या लाइट के वेव नेचर को शो करता है। एंड दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, diffraction means bending of light or entering of the light into the shadow area is known as diffraction. Light का shadow area में enter कर जाना ये diffraction कहलाता है। Now what is the definition of diffraction? The bending of light towards the corner or on an obstacle is known as diffraction. Like sound, diffraction is not prominent in the case of light, but since light is a wave, so we can see the diffraction in light also, and we are going to study the diffraction by a single slit. Before starting, I will discuss that the diffraction is of two types. One is Fraunhofer diffraction and the other is Fresnel diffraction. Fraunhofer diffraction and Fresnel diffraction, and what is the difference in between these two I will also discuss in this topic.
the difference between Fresnel and Fraunhofer diffraction. Diffraction. Consider that you are sitting at this point in this room, and a music system kept in another room is playing music. Since the door of this room is open, you are able to hear the music even if you are not present in front of the door. This means that sound waves somehow bent across the door and reached your ears. This phenomenon of bending of wave around the corners of an obstacle or aperture is called diffraction of a wave. The process of diffraction can be explained using Huygens principle. When the waves from the music player reach the opening, according to Huygens principle, every point on the wavefront will act as source of secondary wavelets. The waves coming from these sources will again propagate in all directions. Some of these waves reach your ears, making the music player audible. Now, the extent of bending depends upon the value of wavelength compared to the size of the opening. If the opening is much larger than the wavelength, then the bending will be almost unnoticeable. But if the opening is smaller than or almost equal to the wavelength of the wave, then the bending will be high. Now consider another situation where we have a light source instead of a music system. As we can see here, the light waves have illuminated only this part of the room. This means that the light waves did not bend to illuminate this region. This type of regions where a particular wave is unable to penetrate is called shadow region. Now, the question is, why did the light waves bend so least and sound waves bend so high? The answer to this lies in the property of wave, which states that the extent of bending of any wave depends upon the value of its wavelength lambda compared to the size of the opening d. The bending of a wave or diffraction will be high only if the size of the opening d is either comparable to lambda or is smaller than lambda. Since the audible sound waves have large wavelength in the order of 1 centimeter to 10 meter, the sound waves undergo high diffraction. However, the wavelengths of visible light is extremely small compared to the size of the opening d. Due to this, the diffraction is almost negligible. Now, if we reduce the size of the opening to few micrometers, which is almost comparable to wavelength of the light waves, then the light waves undergo diffraction like sound waves. Now, as you learned in the Young's double slit experiment, there were two slits, and we are getting the interference pattern on the screen. Dark, bright fringes we are getting alternate, and when we close one slit in Young's experiment and we replace that double slit by a single slit, narrow slit, and it is illuminated by a monochromatic source of light, then we are getting a broad pattern with a central bright region. Means यहाँ पर हमको एक central में bright मिलेगा, and on both sides of this central there are alternate dark and bright fringes, or we can say regions, and the intensity become weaker as we move away from the center. इंटेंसिटी पैटर्न यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने इंटरफेरेंस का देखा था, उसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम 4I0 और 0 थी, एंड द कर्व्स आर एट द सेम हाइट. बट इन दिस केस व्हेन वी सी द डिफ्रैक्शन एंड रिप्लेसिंग द टू स्लिट विद वन स्लिट, वी आर गेटिंग द सिंगल सेंट्रल ब्राइट which is broader, and after that on the both side of the central there is a decreasing intensity or weaker intensity order when we move away from the center. Now in your NCERT the figure is shown in the page on the page number 369. I will show you that figure. This is the figure 10.16. Here you see this is a light coming and this is a single slit,
And when the light falls on this screen, we are seeing that the central maximum, this is the broader part, this is the broader, and as you move away from the center, you are seeing that the strips are going to be decreased. This is the pattern on the screen what we obtain when the one slit is used for the diffraction pattern, and in the case of Young's double slit experiment, interference pattern we had seen and the width of all the fringes are same. But here we are seeing the central fringe is broader, and on the other sides the fringes are weaker in intensity, or we can say that they are not the same as the central fringe. Now this is the diagram which showing the single slit and the diffraction pattern how we are getting on the screen. In this we are seeing a source S, lens L1 and the other lens is L2, lens L1 and the next lens is L2, and there is a AB. AB is a slit, single slit, very fine slit, and the length of this slit is perpendicular to the plane of the paper, and this is a monochromatic source of light, and this lens L1 is a convex lens, this L2 is a convex lens, और ये इस तरीके से रखा हुआ है कि ये जो सोर्स है वो इस लेंस के फोकस पर होगा, एंड व्हेन द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम फोकस दे बिकम पैरेलल, जैसे कि हमने बताया था फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में सॉरी, इसमें लाइट रेज जो है वो पैरेलल आ रही हैं, एंड व्हेन दे फॉल ऑन द स्लिट according to Huygens principle, the slit AB is there and every point on this slit will form a secondary wavelet and they will move in all the direction, and when they fall on the lens L2 they focus on the point O, and since all these wavelet, all these wavefront are in the same phase, that's why they form a bright band on the point O, which is the same distance from the A and B. That is called principal maxima. This point is known as principal maxima, and the central bright also it is known as central bright. Now if you see how the minima is formed, now let the angle theta, द स्लिट जो यहाँ पर एबीएम को स्लिट दिख रही है, इससे कुछ रेज जो होंगी वो कुछ बेंड हो जाएंगी किसी एंगल थीटा पर, एंड दे बेंड ऑन द एंगल थीटा एंड दे कन्वर्ज एट द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन. सो द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, if we measure the distance from this P, there is some path difference, and to obtain the path difference what we are doing a perpendicular from A. The perpendicular AK is drawn, and the path difference is BK, means point A and from point B से अगर हम point P की डिस्टेंस को देखें तो इसमें BK का पाथ डिफरेंस है. दिस इज द पाथ डिफरेंस BK. तो by calculating this path difference we can calculate the position of maxima and minima in this diffraction pattern. So how we are going to obtain this, let us calculate. Now from the same figure, if we write AB is equal to E is the distance of the slit. I can write here slit width, ये slit width है, slit की चौड़ाई है, and lambda is the wavelength of light used, wavelength of light used. Now by using the geometrical concept, the path difference BK, you have to draw the figure in your copy. The path difference BK is equal to AB sin theta, or we can say
E sin theta, and let the path difference bk इज इक्वल टू लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, अगर उस पाथ डिफरेंस में जो डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं bk इज इक्वल टू लैम्डा। नाउ we can divide that slit AB into two equal part, AC and CB. Now if this BK is the path difference and we assume that this is lambda, so we can divide this slit into two equal part AC and CB. So if this is lambda, so this will be lambda by 2 and this is lambda by 2. तो अब यहाँ से A से लेकर के A से और C तक, A से C से पहुँचने वाले यहाँ पर जो वेवलेट होंगे उनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होगा, और इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेवफ्रंट होंगी उनका भी यहाँ से पहुँचने वाले उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। तो लैम्डा बाई पाथ डिफरेंस होने की वजह से जो पॉइंट P होगा वो हमारा मिनिमा होगा, या ये कह सकते हैं डार्क अपीयरेंस होगा वहाँ पर, और वी कैन से इट इज सब्सिडरी और वी कैन से मिनिमा। Now from this figure, if we see the straight line from C to O, and the point O is at the same distance from A and B, so it is giving a bright central bright. Now a point P we had taken on the screen, and to find what is the intensity at point P on the screen, we can take a point P, and we have to find the intensity of the point P on the screen. So for this, there is a idea to divide the slit into smaller parts and then add the contribution at P with the proper phase difference. हम स्लिट को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे और फिर उन टुकड़ों का जो कंट्रीब्यूशन होगा पॉइंट P पर उसको हम ऐड कर लेंगे, एंड यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो लाइट रे हैं वो पैरेलल आ रही हैं स्लिट के पैरेलल हैं, एंड that's why they are seen that the sources are in phase. क्योंकि लाइट रे पैरेलल आ रही हैं स्लिट के, हमने यहाँ पे लेंस L1 से लाइट रे को पैरेलल कर लिया है, तो पैरेलल लाइट रेज हमको ये शो कर रही हैं कि उनका जो फेजेस है वो सभी फेजेस सेम हैं। नाउ द पाथ डिफरेंस जो हमने BK निकाला यहाँ पर, उसको हम लैम्डा मान रहे हैं कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का हुआ तो हमने A से लेकर के B तक के हिस्से को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, AC और CB, और इस हिस्से से जो वेव्स पॉइंट P तक पहुंच रही होंगी उनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होगा, और लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होने की वजह से वहां पर हमको मिनिमा मिलेगा। दैट इज द वे टू फाइंड। नाउ फॉर फर्स्ट मिनिमा, BK is equal to lambda, but BK क्या है? BK है E sin theta. BK is E sin theta. Therefore, first minima निकालने के लिए E sin theta इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं कि सेंट्रल ब्राइट के दोनों तरफ, उधर ऊपर की तरफ प्लस होगा, नीचे की तरफ माइनस होगा, दैट इज प्लस माइनस लैम्डा। नाउ अगेन लेट BK इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब BK को हम 2 लैम्डा कर लें, अभी तक हमने BK को लैम्डा माना हुआ था। नाउ अगर हम BK को 2 लैम्डा कर लें तो उसी स्लिट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एंड नाउ द इक्वल पार्ट इज BK इज इक्वल टू 2 लैम्डा है, और अब हम इसको जो स्लिट की चौड़ाई है AB स्लिट विद, उसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, जिससे कि 2 पॉइंट से जो निकलने वाली जो पार्ट है और उससे जो पॉइंट P पर जो वेवलेट्स पहुंच रही हैं, दे विल गिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
and the point P will be again black, and that is called secondary minima. If Bk is equal to 2 lambda, then again we are getting the minima, and E sin theta is equal to again plus minus 2 lambda. आई थिंक एवरीवन इज क्लियर. हमने यहाँ पर बीके को 2 लैम्डा मान लिया और अब स्लिट को हमने 4 भागों में तोड़ लिया, और हर एक पार्ट जो है जब वहाँ पर पॉइंट पी तक वेव पहुँचेंगे उससे, तो उसमें भी जो डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 का रहेगा, एंड दे विल प्रोड्यूस डार्क इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वी कैन से डार्क बैंड इज ओवर देयर, तो वी कैन से इट सेकेंडरी मिनिमा. दिस इज सेकेंडरी मिनिमा ऑफ सेकेंड मिनिमा, एंड दिस इज इक्वल टू ई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा. इस तरीके से अगर हम नंबर ऑफ जो डिविजन है नंबर ऑफ उसको अगर हम n कर लें, देन व्हाट विल हैपन, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा. तो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा. और प्लस माइनस साइन क्या शो कर रहा है, प्लस माइनस साइन ये शो कर रहा है कि सेंट्रल के दोनों तरफ हमारे मिनिमाज मिल रहे हैं. ठीक है, तो ई साइन थीटा इज द इक्वल वैल्यू ऑफ बीके, एंड बीके इज द पाथ डिफरेंस, एंड बीके इज इक्वल टू ई साइन थीटा. तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है हमने पहले लैम्डा माना, फिर 2 लैम्डा माना, फिर 3 लैम्डा माना, फिर 4, ऐसे करके हम अलग अलग पार्ट में पॉइंट पी पर बनने वाले मिनिमा को निकाल सकते हैं. नाउ the next is for maxima. सेकेंडरी मैक्सिमा निकालने की कंडीशन क्या है. नाउ सेकेंडरी मैक्सिमा, नाउ मिनिमा हमको थोड़े से कम नीचे मिलते हैं, और जो मैक्सिमा होता है वो थोड़ा सा हमको ऊंचा मिलता है. तो इफ लेट बीके इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, अगर हम बीके को 3 लैम्डा बाई 2 मान लें और इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हर एक पार्ट का जो पॉइंट पी पर पहुंचने वाले वेव का जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा. तो एक लैम्डा बाई 2 दूसरे लैम्डा बाई 2 से तो हमको मिल रहा है वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव, लेकिन जो थर्ड वाला होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड वाले की वजह से ही होगा, इसलिए हमको वहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम मिलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मैक्सिमम. मीन्स अगर हमने बीके को माना है 3 लैम्डा बाई 2, या ये कह सकते हैं ई साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 प्लस माइनस, तो हमको क्या मिल रहा है, सेकेंडरी मैक्सिमम मिल रहा है, सेकेंडरी मैक्सिमा. इस तरीके से अगर हम बीके को 5 लैम्डा बाई 2 कर लें, तो हम उस ए बी स्लिट, जो स्लिट की चौड़ाई ए बी है, उसको हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट 4 पार्ट से तो वहाँ पर जो पॉइंट पी पर जो वेव पहुँच रही होंगी, जो वेवलेट्स पहुँच रही होंगी, या जो वेव फ्रंट पहुँच रहे होंगे, वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. लेकिन जो 5th वाला पार्ट होगा उसकी वजह से पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी maxima, means second secondary maxima. This is called second secondary maxima, or you can say E sin theta is equal to plus minus 5 lambda by 2. ये हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन है. इस तरीके से अगर हमको n मैक्सिमा फाइंड करने हैं, तो व्हाट विल द कंडीशन, E sin theta for n, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस 5 को हम चेंज कर सकते हैं 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा में. यहाँ पर n की वैल्यू हमारी वैल्यू होगी 2 to the 4 प्लस 1 5, n की वैल्यू 2 हो सकती है. इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको ऐसे लिखा सकता है n प्लस 1 बाई 2 एंड लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. इस कंडीशन में हमको मिलने वाला है मैक्सिमम. क्लियर.
इस स्क्रीन पर हमको क्या दिखेगा, इस स्क्रीन पर हमको जो पैटर्न दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज मैक्सिमा, दिस इज मैक्सिमा, इसको क्या हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमा। और इसके बाद यहाँ पर हमको कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे मिलेंगे दोनों साइड में। तो ये जो पॉइंट होगा ये तो हमारा सेंट्रल हो गया, और ये होगा हमारा मिनिमा, मिनिमा, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। क्लियर? This is the diffraction pattern which is obtained on the screen. This is very different from the interference pattern, so we have to differentiate between this diffraction and interference, and we had keep in mind that what is the difference in the interference pattern. वहाँ पर हमको मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0, मिनिमम इंटेंसिटी 0 थी। यहाँ पर हर बार हमको ये ऊंचाई घटती दिखाई पड़ रही है। ये मैक्सिमम है, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर और करते 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 कम हो जाएगी। This is the way to how to find the diffraction on the screen, and I will add one video in this video to understand how the diffraction is obtained on the screen and what is the calculation value. Now, what is the angular width? What is the angular width? We will find here the angular width of the fringes. Angular width, since E sin theta is equal to lambda, this is the condition for minimum. E sin theta is equal to lambda, and since lambda is very small, since lambda is very small compared to D, कंपेयर टू ई, यहाँ पर स्लिट विड्थ है। इस ई की तुलना में लैम्डा की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी, लैम्डा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू ई। सो थीटा भी स्मॉल होगा, थीटा इज स्मॉल, देयरफॉर थीटा इज स्मॉल, सो वी कैन टेक साइन थीटा एज थीटा। तो साइन थीटा की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको थीटा ले सकते हैं, और यहाँ पर ई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, या ई थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो सकता है, ई थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो सकता है, या थीटा इज इक्वल टू हमारा लैम्डा बाई ई हो सकता है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द थीटा, एंड वी कैन फाइंड इट हियर, लैम्डा बाई ई। So this is the value of theta lambda by E, and what is the angular width of the central fringe? ये जो central fringe है इसकी जो angular width है वो क्या होगी? तो यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरा हमारा जो angular width है ये, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, angle subtended by this here. तो this is theta, थीटा है, ये पूरा हमारा 2 थीटा होगा, और ये वाली वैल्यू हमारी है लैम्डा बाई ई, ये भी है लैम्डा बाई ई। दोनों तरफ अगर हम ऐड कर लें दोनों को तो इट विल बी टोटल 2 लैम्डा बाई ई। दिस इज -2 लैम्डा बाई ई, दिस इज -3 लैम्डा बाई ई, हियर 2 लैम्डा बाई ई, एंड हियर 3 लैम्डा बाई ई। अब इन दोनों का जो टोटल वैल्यू है हमारा, ये हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। टू थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ई, क्योंकि थीटा हमारा था लैम्डा बाई ई, तो 2 थीटा हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ई। दिस इज द टोटल एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज।
and the distance from the slit to the screen is capital D. पता है हमको, जो स्क्रीन से लेकर के और स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है इसको कैपिटल डी माना गया है, इट इज कैपिटल डी, एंड इट इज इक्वल टू एफ. दिस इज इक्वल टू एफ, and the central fringe is of 2x on both sides of the central. That's why 2 theta is equal to 2 lambda by e, और कह सकते हैं 2x by d, और कह सकते हैं 2x by f. यहाँ पर f जो है वो फोकल लेंथ है. सो टू एक्स इज इक्वल टू 2f lambda by e is equal to 2d lambda by e. This is the central fringe, और we can say central bright fringe का ये हमारा टोटल width है. This is the width of the central bright, 2 lambda by e. मीन्स अगर हम e को कम कर दें, e यहाँ पर क्या है, e स्लिट की width है, अगर हम e को यहाँ पे कम कर दें तो क्या होगा, if e is reduced, अगर e को कम कर देंगे तो 2 lambda by e की वैल्यू बढ़ जाएगी. ठीक है, अगर हम e की वैल्यू को कम कर दें, मीन्स स्लिट की चौड़ाई को कम कर दें, तो जो हमारा सेंट्रल फ्रिंज है उसका जो फैलाव होगा 2 लैम्डा बाई ई बढ़ जाएगा. और अगर हम e को लैम्डा के बराबर कर दें, इफ e इज इक्वल टू लैम्डा कर दें, मीन्स स्लिट के चौड़ाई के बराबर कर दें, एंड द स्लिट विथ जो है हमारी वो अगर लैम्डा के बराबर हो जाए, यानी कि इसकी वेवलेंथ के बराबर हो जाए, तो जो फर्स्ट मिनिमा होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा से 90 डिग्री पर होगा. Now let us discuss about the diffraction pattern formed by a monochromatic light source. Consider a plane wavefront XY of wavelength lambda incident on a narrow slit AB of width small a. According to Huygens principle, every point on the wavefront at the slit will become source of secondary wavelets. Waves of same amplitude are emitted from these points in all directions. With the help of a convex lens L, all these waves are focused onto a screen placed at a distance d from the slit. A diffraction pattern is obtained on the screen, and the pattern consists of alternate bright and dark bands of decreasing intensity on either side of the central maximum. Now, let's calculate what causes these bands. Now consider a point O on the screen which lies on the perpendicular bisector of the slit. The wavelets that fall on the lens L1 parallel to CO converge on point O, since the waves from these points travel equal distances to reach point O. The phase difference between them will be 0. The waves superpose with each other and produce maximum intensity at O. This point O becomes the location of central bright fringe. Now consider an arbitrary point P on the screen. All the secondary waves from the slit AB make an angle theta with CO and reach the point P. The intensity at point P depends on the path difference between the waves. Now let us draw a perpendicular AN from the point A to this ray diffracted from B. Now the distance BN gives the path difference between the secondary waves from A and B reaching point P. From triangle ANB, BN by AB is equal to sin theta,
and Bn is equal to AB sin theta. Since AB is the slit width which is equal to A and Bn is the path difference, therefore the path difference is equal to A sin theta. Now case 1. If the path difference between the waves is equal to lambda. To analyze this condition, let us divide the whole wavefront AB into two equal halves, AC and CB. Since the path difference between the secondary waves from A and B is lambda, the path difference between the secondary waves from A and C reaching P will be lambda by 2. Due to path difference of lambda by 2, these two waves will interfere destructively at point P. Overall, point P will be of minimum intensity and it is called first secondary minimum, and it is formed on either side of the central maximum. The angle of diffraction theta, for which the first secondary minimum is produced, is given by the relation A sin theta is equal to lambda, or sin theta is equal to lambda divided by A. Since theta is very small, sin theta is approximately taken as theta. Therefore, theta is equal to lambda by A. If the path difference between secondary waves from A and B is equal to 2 lambda, in this case, the wavefront AB can be divided into 4 equal parts. Now, every point in a part will have a point in its adjacent part, for which the path difference is 2 lambda by 4 or lambda by 2. Hence, all these waves will interfere destructively. In general, the angle of diffraction theta n for nth secondary minimum is given by A sin theta n is equal to n lambda, where n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. Now let us find the positions of secondary maxima. If the path difference between the secondary waves A and B is equal to 3 lambda by 2, in this case, the wavefront AB can be divided into 3 equal parts. The path difference between the corresponding points of the first two parts will be equal to lambda by 2. Therefore, they will interfere destructively. However, the wavelets from the third unused part will interfere constructively at point P to produce a weak first secondary maxima. Similarly, second secondary maxima will be formed on the screen where the path difference is equal to 5 lambda by 2. In general, the angle of diffraction for which the secondary maximum are produced is given by A sin theta n is equal to 2n plus 1 lambda by 2, where n is equal to 1, 2, 3, 4, so on. Now, let us look at the width of the central maximum. The linear width of the central maximum is the distance between the first secondary minimum on either sides of the central maximum at O. Linear width of central maximum is given by W is equal to 2 lambda D divided by A. Here D is the distance of the screen from the slit, A is the width of the narrow slit, and lambda is the wavelength of the light. Angular width of the central maximum is given by omega is equal to 2 lambda divided by A, and the units of angular width is radian. Figure here shows the intensity of diffraction pattern for single slit for various angular positions sin theta. The pattern has central bright maximum formed at point O. The angular positions of various secondary minima are sin theta is equal to plus lambda by A minus lambda by A plus 2 lambda by A minus 2 lambda by A and so on. Similarly, the angular positions of various secondary maxima are sin theta is equal to
3 lambda by 2a minus 3 lambda by 2a plus 5 lambda by 2a minus 5 lambda by 2a and so on. The intensity of central maximum is highest and the intensities of secondary maxima goes on decreasing as the distance from the center O goes on increasing. Now from your NCERT you have to read this topic. We can compare the intensity pattern of the interference and diffraction, point 1, 2 and 3. Read it from the book. It is on the page number 371. It is on the page number 371 here, and make your notes, and I will give some numerical on this topic in the next video. Thank you. Have a nice day.